हेलो नमस्कार। एक नया एपिसोड मैंने स्टार्ट किया है, डाउट्स एट जुडिशरी एग्जाम। यानी कि जुडिशरी एग्जाम को लेकर कैंडिडेट्स के अलग अलग डाउट्स है जो होते हैं, तो मैंने इनको एक जो है टॉप 10 डाउट्स में कन्वर्ट करके आपके बीच में वन बाय वन जो है अपलोड करने वाला हूँ। और आज इस वीडियो के अंदर जो पहला डाउट आपके सामने आ रहा है वो है मीडियम को लेकर। यानी कि अलग अलग कैंडिडेट्स का, जैसे मान लो किसी का हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो इन दोनों कैटेगरीज को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो जुडिशरी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वो एक डिटेल एनालिसिस के साथ में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर कितना कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं। थैंक यू। वेदर दिस क्वेश्चन रिलेट टू एनी वन ऑफ यू। मैं टोटल 10 सवालों की पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं, उसको ऑब्जर्व जो कीजिएगा। फाइन, लगभग 80% कैंडिडेट्स का है। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। स्टार्टिंग कैसे करें, एलएलबी के पर्सपेक्टिव से और एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट की पर्सपेक्टिव से। देखो, मेरा है ना, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं इसमें हो सकता है थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे ऐड ऑन हो जाएगा। स्टार्टिंग को लेकर एक पुरानी कहावत है, और कहावत यह है कि जब तेरी जिंदगी समुंदर के अंदर तैरने में ही बीतने वाली है, जब तेरी जिंदगी समुंदर में तैरने में ही बीतने वाली है, तो तैराकी सीखने के इंतजार किसका कर रहा है। ठीक है, जब आपको पता है कि भविष्य के अंदर आपको जो है धक्का दे दिया जाएगा ओशियन के अंदर, और वहां पे अगर जिंदा रहना है तो स्विमिंग करनी ही पड़ेगी, वहां पे अगर सरवाइव करना है तो स्विमिंग करनी ही पड़ेगी, तो फिर उम्र का मायने नहीं रखता। मुझे बताओ, क्या छोटा बच्चा स्विमिंग नहीं करता है क्या? एक क्या 10 साल का बच्चा स्विमिंग नहीं कर सकता है क्या? 10 साल का बच्चा भी स्विमिंग कर सकता है, 50 60 साल का बुजुर्ग भी स्विमिंग है जो कर सकता है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में ये जो आपका प्रिपरेशन का जो मामला है ना, सही मायनों में देखा जाए तो ये स्विमिंग के जैसा ही है। जब आपको तय है, जब आपको पता है कि भविष्य में जाके छलांग लगानी है किसी समुद्र में, किसी नदी में, किसी तालाब के अंदर, और वहां पे अगर नहीं तैरे तो जिंदगी पेंडिंग रह जाएगी, तो फिर स्विमिंग जहां से स्टार्ट करो वहीं से ठीक है। तो जब आपने अपना फ्यूचर गोल जुडिशरी बना लिया है, जुडिशरी बना लिया है, तो उस केस में मेरा तो ये मानना है कि अगर आप एलएलबी करने का सोच रहे हैं, एलएलबी करने का सोच रहे हैं कि भाई मैं इस साल एडमिशन ले लूंगा, और उससे साथ साथ ही अगर आपने जुडिशरी की तैयारी कर ली है, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में, जिनके परिवार में भाई बहन दोस्त वगैरह साइंस की स्ट्रीम के अंदर, जिसने आईआईटी या जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, ये क्या क्या बोलते हैं इनको, आईआईटी के अलावा जैसे वो पीईटी एग्जामिनेशन होता है वगैरह वगैरह, पीएमटी एग्जामिनेशन होता है वगैरह, ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट की तैयारी करते हुए आपके कोई फ्रेंड वगैरह, भाई वगैरह रहे हैं? हाँ या ना बताओ, यस और नो बताइए, यस और नो बताइए। ओके, अब ईमानदारी से बताओ कि उनको करनी है आईआईटी का एग्जाम 12th के बाद देना है, 12th के बाद देना है, फिर भी वो लोग 11th के साथ में, जब वो 11th में आते हैं, कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि 11th और 12th डमी करवाते हैं। डमी कराते हैं मतलब ऐसी स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं खाली एग्जाम देना हो। ये भी आप लोगों ने शायद देखा होगा। 11th 12th के अंदर जो है उनकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है आईआईटी के लिए, होती है। तो जब ये साइंस वाले इतने एडवांस चलते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब तुमको जुडिशरी करनी है तो एलएलबी के फील्ड से ही, जब तुम एलएलबी स्टार्ट कर रहे हो वहीं से करो। ये मैं आपके सामने जो मैंने बात बताई ना, एक रियलिस्टिक बात है। आईआईटी में अपियर होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 50 से 60% कैंडिडेट वो होते हैं जो 10th के बाद आईआईटी की अलग अलग कोचिंगों के अंदर, किसी भी क्लासेस के अंदर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे केस के अंदर मेरा मानना सीधा सा बता रहा हूं, और क्लैट को ले लो आप क्लैट को ले लीजिए। कई बार ऐसी क्वेरीज क्लैट को लेकर आती है। तो क्लैट की एग्जाम में अपेयर होने वाला कैंडिडेट जो है वो 12th के स्टार्टिंग से ही, कुछ लोग तो 11th के स्टार्टिंग से ही। अब किसी के फादर साहब वकील है तो उनको पता मेरा बच्चा एनएलयू से वकालत करेगा, तो वो पहले से 11th से स्टार्ट करवा देते हैं। तो ऐसे केस के अंदर सीधी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि जब जुडिशरी का प्लानिंग करना है ना, तो ये सवाल तो आपका व्यर्थ है एक्चुअल में। ये जो सवाल है ना आपका, ये सवाल ही आपका क्या अपने आप में व्यर्थ है। मुझे यहां पर वो बात जरूर आती है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले हो ही गई तो बहुरी करेगो कब।
तो वो बात आपके ऊपर सीधी पर्सपेक्टिव लागू होती है कि ऐसे केस के अंदर आपके सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है कि अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आपको तैयारी विदाउट फर्दर डिले, क्या वर्ड लिख रहा हूं आपको लिख लिए, आपको अपनी प्रिपरेशन विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेशन आप लोगों के लिए ऐसा भी लूंगा कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। विदाउट फर्दर डिले आपको क्या करना चाहिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट जो करना चाहिए। जो समय बीत गया उसको बीत जाने दो, लेकिन जो समय बाकी है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लो, क्योंकि समय की बड़ी खराब प्रवृत्ति होती है कि एक बार जब ये अपनी रास्ता बदल देता है, एक बार ये रास्ते को क्रॉस कर जाता है तो वापस यूटर्न लेके आता नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर उन कैंडिडेट्स की जो ऑलरेडी मान लीजिए कि फ्रेश कैंडिडेट है, यानी कि जो एलएलबी कर चुके हैं। तो जो कैंडिडेट्स एलएलबी कर चुके हैं उन कैंडिडेट्स को मैं बात कहना चाहता हूं कि देखो आपने एक तो मौका गवा दिया। हाँ जी, कहां पर था मैं, तो अब क्या है, नया पेज ले लेते हैं। आप लोग कंजूस मत बोलना, मेरे पास खूब सारे पेज पड़े हैं। अब आप इस पॉइंट को समझें। जैसे मान लीजिए इंडियन, आप में से थम्स अप करके बताओ किन की एलएलबी हो चुकी है, किन की एलएलबी हो चुकी है और अब जुडिशरी की तैयारी करें, फटाफट थम्स अप करो। गीतांजलि जी, मैं वन बाय वन आ रहा हूं ना महाराज, एक एक करके आ रहा हूं। ये देखो हमने सारे सवालों की लिस्ट बना रही है, आप थोड़े लेट आए ना इसलिए आपको जानकारी नहीं है। जो कैंडिडेट लेट आए हैं मैं बताना चाहता हूं, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है और कोशिश करेंगे सारे सवालों के आज जवाब देके जाएंगे, और अगर कुछ सवाल पेंडिंग रहेंगे तो कल वापस आके इसको कनेक्ट करेंगे, इसी स्टार्ट करेंगे। अब देखो, तो जिनकी एलएलबी हो रखी है उन कैंडिडेट से मैं कहना चाहता हूं कि भैया तुमने ऑलरेडी एक समय तो खराब कर दिया एलएलबी के टाइम में ना। अरे एक बात तो बताना भूल गया आपको, हेलो आपसे कह रहा हूं सुन लो प्रभु, फिर तुम भी सो जाना मैं भी सो जाऊंगा। एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो ये मानव मस्तिष्क होता है ना, ये मानव मस्तिष्क टेंशन का घर है। क्या ये टेंशन का घर है? इसके अंदर हर रोज कोई न कोई टेंशन आती रहती है, किसी न किसी चीज की टेंशन आती रहती है। आप ट्राई कर लेना भले, आप है ना, आप दिन में बैठ के एक बार सोचना कि मेरे को कोई टेंशन है क्या, मजाल है कि आपका माइंड बोल दे कि नहीं भाई तेरे को कोई टेंशन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब होता क्या है कि जब आप एलएलबी कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो माइंड है वो कंपैरेटिवली कम टेंशन में होता है। कैसे? जैसे ही आपने एलएलबी की, जैसे ही आपने एलएलबी की, घर वालों का सपना जाग जाएगा, मेरा बेटा वकील, मेरी बेटी वकील, अब तो कमाएगी पैसे, उलाला, अरे बाबा, वो ऐसे करने लग जाता, मन ही मन में करने खुश होने लग जाता है ना। और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो है उनकी एक्सपेक्टेशन जन्म लेने लग जाती है, और जब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जन्म लेने लग जाती है तो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये बात अपने बच्चों से कह देते हैं, और जब बच्चों से कहते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक बोझ, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। यानी कि आफ्टर एलएलबी आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो बैकएंड के अंदर कहीं की आपको एक टेंशन होती है कि यार अब एलएलबी कर ली, 12+5 कर दिया या 12+6 कर दिया, अब भी अभी तक मैं अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाया हूं, आपको दबाव महसूस होता है। और उस समय जो है ना, उस समय अगर मान लीजिए अनअकैडमी वालों ने 2 साल का, अनअकैडमी वाला 2 साल का 60,000 फीस रख दिया, तो वो भी हमें ज्यादा ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना हो चाहिए, ऐसे केस के अंदर एलएलबी के साथ तैयारी करना सबसे आइडियल पीरियड है, सबसे क्या है, आइडियल पीरियड है वहां पर। और उस केस में अब जैसे टेंशन होती है, वैकेंसी टाइम पे नहीं आए तो, अब आपका 2024 में एलएलबी कंप्लीट हो गया, पूरे साल भर वैकेंसी नहीं आई तो, और वो टेंशन चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए एलएलबी इज द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर दिस। फिर भी अगर आप एलएलबी कर चुके हैं तो अब कोई बात नहीं, अभी से शुरू कर दो। ठीक है, जब जागे तब सवेरा अपने आप में। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेरा मानना है कि यार एक 12 मंथ का जो है ना, एक आइडियल पीरियड का प्रिपरेशन करो। ध्यान रखना, ये जो जुडिशरी है वो अचानक रातों रात बनने वाली चीज नहीं है। जीवन के अंदर, मेरी बात हमेशा याद रखना, एक कछुआ और एक खरगोश की कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन जो आपने नहीं सुनी है वो सुन लीजिएगा कि जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसकी रफ्तार कछुए की तरह होनी चाहिए, और जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसकी रफ्तार खरगोश की तरह होनी चाहिए, तो फिर आपको विक्ट्री से कोई नहीं रोक सकता। मेरे शब्द वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपकी रफ्तार कछुए जैसी होनी चाहिए, मतलब यू आर टेकिंग द इनपुट। तो जब हम इनपुट ले रहे हैं तो हमें टॉर्टोइस बन जाना है, और जब हम आउटपुट दे रहे होते हैं तब हमें रैबिट बन जाना होता है। ये एक ऐसा फंडा है जो आपने किताबों में भले ही नहीं पढ़ा हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल है, जो होता है। एग्री करते हो या ना? हाँ या ना?
डू यू एग्री विद माय वर्ड्स? क्योंकि है ना, धीरे धीरे जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं ना वो परमानेंट रहती है। फटाफट आया हुआ फटाफट जाएगा, तू स्पीड से आया था तो स्पीड से जाएगा। ये फंडा बड़ा क्लियर है। अगर तू धीरे धीरे आया है तो रुक कर, बैठ कर, अपनी बात बताकर, समझा कर फिर जाएगा। और यही अंतर होता है, यही अंतर होता है। हम लोग कभी जैसे मान लो प्लस क्लास के अंदर या आइकॉनिक क्लास में जब किसी टॉपिक को डिटेल में बताते हैं ना, तो उस केस में वो चीज एक एक डायग्राम बनता है, तो उस केस में कहीं की वो चीज स्टूडेंट के दिमाग में फिट होती है। लेकिन रैपिड रिवीजन, अब जैसे कई कैंडिडेट कहते हैं सर आपकी खल्लास क्लास बहुत जोरदार है, मैं तारीफ करेंगे तो सीधी सी बात, हम भी ह्यूमन बीइंग है, खुश हो जाते हैं, मुगेम्बो खुश हुआ। लेकिन खल्लास क्लास एक फास्ट स्पीड का रिवीजन है। जो चीज मैं 3 महीने के अंदर करवा रहा हूं, अगर उस चीज को मैं 3 घंटे में करवा रहा हूं ना, तो 3 घंटे मतलब यानी कि 90 घंटे की चीज एक दिन 1 घंटा, यानी कि 3 महीने के 90 घंटे। अगर 90 घंटे की चीज 3 घंटे में हुई है ना, तो अब मान के चलो काफी कुछ रहा भी होगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है 12 महीने का एक आइडियल पीरियड, अगर आप एलएलबी कर चुके हो तो मैं बता रहा हूं आपको आइडियल पीरियड अपनी प्रिपरेशन को देना चाहिए। अभी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी में हो या कोई कोचिंग की सहायता ली जाए या मिक्स मेथड फॉलो किया जाए, ये मैं आपको भी थोड़ी देर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो ये वाला पॉइंट है कि आपको 12 मंथ देने ही पड़ेंगे। अब एलएलबी के दौरान अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो यही मान के चलो भैया अभी आपकी एलएलबी 12 महीने और चलेगी। घर वालों को स्पष्ट बोल दो, मम्मा पापा 12 महीने, 12 महीने। कोई दूर दराज की लड़की नहीं देखनी शादी वादी के लिए, कोई दूर दराज का लड़का नहीं देखना शादी वादी के लिए, वो भी एक नई टेंशन है। वो तो भाई साहब एक अलग ही लेवल की टेंशन है मेरे छोटा बाबू ने खाना खाया कि नहीं, ये बहुत ही लंबा मामला है। इस पे तो जितना डिस्कशन करेंगे उतना ही कम निकलेगा। तो यहाँ पर एलएलबी है तो आपको 12 मंथ का एक टाइम पीरियड है जो यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये आप गांठ बांध लो, बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, सुनिएगा ये भी मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ। कई बार कैंडिडेट्स क्या करता है, 3 महीने 4 महीने की एक फटाफट वाली तैयारी करता है। उसको लगता है कि मैं वो कैंडिडेट्स हूं जो एक दिन में एलएलबी का एग्जाम देने आया था, एक रात मैंने पढ़ाई की, 2 दिन मैंने पढ़ाई की और मैंने एलएलबी का एग्जाम है जो क्लियर कर दिया। तो मेरे से बुद्धिमान तो कोई है नहीं। इस चक्कर में वो 2 महीने तैयारी करके जुडिशरी के एग्जाम के अंदर बैठ जाता है ना। ऐसे नहीं चलेगा, गलत चीज है ये गलत चीज है। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट के अंदर रैपिड पढ़ाई करके एग्जाम के अंदर बैठोगे, हो सकता है प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस ना निकल पाएगा। मेंस निकाल लोगे, मेंस और इंटरव्यू की मेरिट में आपका नाम ना आ पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करती है। भरत जी मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आपको आता हूं आपकी क्वेरी पर भी, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है ना प्रिपरेशन को 12 मंथ का टाइम पीरियड जो देना है, ठीक। आप मान के चले एलएलबी जो बीता समय जो बीत गया, उसके बाद तो कभी भी है ना 2-3 महीनों के बाद में हमें एग्जाम नहीं देना चाहिए। और एग्जाम दो तो मेंटली फिट होके दो। आज मैं आपको एक दर्द बताऊं एक स्टूडेंट का, शायद आप इससे रिलेट कर पाए। कई बार एक स्टूडेंट जो है उसने एलएलबी की, 2024 मार्च में उसकी एलएलबी हुई। उसने मई महीने 2025 में राजस्थान प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया, जुलाई के अंदर यूपी का एग्जाम दे दिया, 2 महीने बाद फिर आपके अक्टूबर के अंदर छत्तीसगढ़ का आया, उसका भी एग्जाम दे दिया। तीनों एग्जाम के प्रीलिम्स के अंदर वो हो गया फेल हो गया। तो नवंबर की एक रात को बैठ के सोचने लगा कि यार 3 बार एग्जाम दे दिए, 3 में एक भी बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया। उसके माइंड ने उसको इस तरीके से लेके जाके बैठा दिया कि यार अभी तक 3 एग्जाम दिए, 3 में से एक भी प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। अब उसका माइंड धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है, अब उसका माइंड धीरे धीरे और दबाव महसूस कर रहा है। अब उसका माइंड जो है ना वो खुद की योग्यता के ऊपर, खुद की कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहा है। शायद आप में से भी किसी के साथ ये परिस्थिति गुजर रही होगी। हमें खुद को ऐसी परिस्थिति में नहीं डालना है। और या फिर अगर एग्जाम देते हो तो पहले से ये सोच के दो, पहले से ये सोच के दो कि भाई मैं ये ट्रायल कर रहा हूं, मेरी तैयारी नहीं है, ये तो मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरे को पता तो चले कि भाई जुडिशरी के एग्जाम के अंदर किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है। तो मैं तो सिर्फ एटमॉस्फेयर को देखने के लिए एग्जाम देने जा रहा हूं, अदरवाइज मेरी इस केस में तैयारी नहीं है। आधी अधूरी तैयारी के साथ अगर जंग लड़ने जाते हो तो मामला डिफीट में जाता है। एक मूवी आई थी साला खड़ूस, शायद आप लोगों को नहीं पता है। साला खड़ूस करके एक मूवी आई थी, साउथ की मूवी थी, उसका हिंदी वर्जन बना था। शायद आप में से किसी कैंडिडेट ने देखी हो नहीं देखी हो। क्या नाम उसका, शर्मन जोशी, यस, उसमें वो एक्टर लीड रोल के अंदर था। छोटी सी कहानी फटाफट सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। उस मूवी के अंदर एक बॉक्सर, एक लड़की जो बॉक्सिंग करती है उसकी कहानी है।
एक लड़की जो पहले मछली बेचा करती थी, उसको एक कोच देखता है और उसको लगता है कि लड़की अच्छी कोचिंग बॉक्सिंग कर सकती है, तो वो उसको क्या करता है, तैयार करता है, ट्रेन है जो करता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो कोच जो है वो एक तरीके से लड़की से डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि जानबूझ के नाटक वाटक कर रही होती है। फिर वो लड़की जो है वापस बॉक्सिंग के लिए तैयारी करती है। माफी, अच्छा सॉरी, आर माधवन, थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर करेक्टिंग मी। द नेम ऑफ द एक्टर वाज आर माधवन, थैंक यू। तो आर माधवन जो है उसमें आप देखना, ये मूवी वाकई में देखने लायक है। इस मूवी का नाम है साला खड़ूस, और जब भी अगर आपको लगे ना तो कुछ चीजें बड़ा इंस्पिरेशन रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसमें यही चीज आपके सामने थी। तो उसमें क्या हुआ कि फिर वो अपने बॉक्सिंग को वापस स्टार्ट करते हैं, उसको दूसरी बार जो गलत कोच मिल जाता है। सेकेंड टाइम के अंदर उसको एक गलत कोच है जो मिल जाता है, और वो गलत कोच जो है ना, उसका जितना वेट है उससे ओवर वेट से उसकी लड़ाई करवा देता है। नतीजा, वो हार जाती है, वो लड़की हार जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है। जबकि उस केस में उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। क्यों गलती नहीं थी? क्योंकि वो ओवरवेट कैंडिडेट से लड़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, एलिजिबल ही नहीं थी। अब मुझे बताओ, लेकिन उसके मन में तो डिसअपॉइंटमेंट आया कि नहीं आया? क्या मैं हार गई, मैं कैसे जीतूंगी? यही चीज स्टूडेंट के साथ में होती है। जब वो आधी अधूरी तैयारी के साथ किसी एग्जाम के अंदर बैठता है और डिफीट हो जाता है, रिजल्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि देखो आप जानते हो कि आपने तैयारी पूरी नहीं की, मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं। आपका कोई लीगल फैटर्निटी का दूसरा दोस्त भी समझ सकता है, लेकिन पेरेंट्स, उनको तो यही पता है ना कि उनकी जो बच्ची है वो एलएलबी से इंटेलिजेंट है, उसने तो अच्छी तैयारी की होगी तभी तो एग्जाम के अंदर बैठी। उनको नहीं पता, उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा इस बात से कि तुम्हारी तैयारी का मामला बहुत अधूरा था। वो यही देखेंगे कि बच्ची बैठी प्रीलिम्स के अंदर और क्रैक नहीं कर पाई। उनके मामले में यही चीज क्या होगी, एप्लीकेबल है जो होती। इसीलिए सम टाइम कहते हैं ना कि कई बार आपको नो कहने की डेयरिंग भी दिखानी पड़ती है, तो कई बार आपको एग्जाम को स्किप करने का हिम्मत भी करना पड़ता है। और वो इसलिए करना पड़ता है कि कहीं न कहीं जो है आप अपने माइंड के अंदर खुद के प्रति कोई भी नर्वसनेस मत रहो। देखो, एक्सटीरियर फैक्टर, मेरी बात को नोट कर लेना, अपने दिमाग तक जाने देना। ये सेशन है ना, हर कोई अटेंड नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। एक्सटीरियर फैक्टर आपको हरा नहीं सकते जब तक इंटीरियर फैक्टर जो है आपको कमजोर ना कर दे। अरे बाहर की दुनिया में कहां इतना दम, बाहर की दुनिया में कहां इतना दम, ये तो हम ही थे जो खुद को समझ बैठे कम। बाहर की दुनिया में कहां इतना दम, ये तो हम ही थे जो समझ बैठे खुद को कम। और जब खुद को कम समझ बैठे ना, इसके कारण हार ने आके गले लगा दिया, बोला तो तू आजा भाई। तो जब खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं कर रही है, भरोसा नहीं कर रहा है, तो फिर हमें क्या लेना देना? दिस थिंग्स रियली मैटर, फर्क पड़ता है इन बातों का। ओके, तो यही चीज यहां पर होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 12 मंथ का एक आइडियल पीरियड हमको देना है। अब बात करता हूं मैं उन कैंडिडेट्स की जो ऑलरेडी अटेम्प्ट है, जो दे चुके हैं। ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी अटेम्प्ट है, जो दे चुके हैं, उन कैंडिडेट से मेरी गुजारिश है, उन कैंडिडेट से मेरी ये गुजारिश है कि एक बार अपने अटेम्प्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। जो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिए हैं ना, प्रीवियस अटेम्प्ट आपने जो दिए हैं, आपको उनका एक बार एनालिसिस कर, आप भाग नहीं सकते। आप है ना, जब भी ये थॉट आपके माइंड में आता है, आप है ना, आप क्या कहते हैं उसको, पतली गली निकाल लेते हो, कुछ न कुछ बहाना करते हो, नहीं मैंने दूसरा वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगी, ऐसा करके आप उसका ऑब्जर्वेशन है जो नहीं करते। ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको पुराने अटेम्प्ट का एनालिसिस, जो एग्जाम आपने दिए, खुद के जो सेल्फ के अटेम्प्ट है, देखना और खुद से कुछ सवाल पूछना। नंबर 1 सवाल, क्या मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट थी? क्या मेरी प्रिपरेशन, जिस समय मैंने लास्ट टाइम वाला अटेम्प्ट दिया था, प्रिपरेशन कंप्लीट थी क्या? पहला सवाल। दूसरा, क्या प्रिपरेशन स्मार्ट थी क्या? एक होती है रट्टे मारने वाली प्रिपरेशन, एक होती है मेडिटेट करके चीजों को ऑब्जर्व करने वाली प्रिपरेशन, जिसको आप लिंक प्रिपरेशन भी है जो कह सकते हो। क्या उस एंगल से थी क्या? नंबर 3, क्या आपने नोट्स बनाए थे क्या? क्या मैंने नोट्स बनाए थे क्या उस समय तक? जब मैंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था तो क्या मेरे खुद के नोट्स बने हुए थे क्या? नोट्स बनाए थे क्या? ये सवाल खुद से जरूर पूछना। क्या उस समय
क्या उस समय मैं सेटिस्फाइड थी कि मुझे एग्जाम देने के लिए आई एम एलिजिबल फॉर दैट? मैं सेटिस्फाइड था या नहीं था? देखो, इस तरह की जो चीजें होती है ना, इस तरह की जो चीजें होती है, ये आपको एहसास करवाती है कि वेदर यू वर रियली एलिजिबल और नॉट। और अगर एलिजिबल थे फिर भी रह गए, तो उस केस में फिर हम गलतियों का एनालिसिस करेंगे। अगर इन सारे सवालों के आंसर अगर हाँ आते ना, तो हम क्या करेंगे, अपनी गलतियों का एनालिसिस करेंगे कि अब बता मैंने गलती कहां पर की, वो गलतियां मैं कैसे ठीक करूं। और अगर इन सवालों का आंसर ना आ रहा है तो माफ कीजिएगा, एक्चुअल में वो आपका अटेम्प्ट था ही नहीं। एक्चुअल में वो आपका अटेम्प्ट था ही नहीं। दिस इज द क्रूशियल फैक्ट। मुझे एक बात बताओ, अगर एक सिपाही बिना तैयारी के युद्ध में लड़ा और हार गया, तो क्या वो लड़ाई कहलाएगी? लड़ाई तो तब होती जब वो सिपाही सिपाही नहीं योद्धा बन के जाता, अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या को साथ में लेकर जाता, दुश्मन से दो दो हाथ करता, अपना दम उसको दिखाता, उसके दम से खुद परिचय लेता, तब हारता, तब हम कहते कि भैया लड़ाई हुई। लेट्स टेक केयर ऑफ इट। तो ये हमारे लिए क्या होती है, छोटी छोटी बातें आपको क्या करनी, विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। यानी कि जब तक ये चीज नहीं हुई तब तक आपका अटेम्प्ट ही नहीं कहलाएगा। इसका मतलब आप जो है री अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, आप तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट ही दे रहे हो। समझ गए? यस और नो? टेक केयर ऑफ इट। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना प्लानिंग करो। और आपको लग रहा है समय देना चाहिए, तो कोई बात नहीं, अभी भी समय दो। एक और झटका खाने से बढ़िया है कि हम क्या करें, एक बार थोड़ा सा अच्छा सा लेवल तैयार करें, देन मूव अहेड। और एक बात मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट की लाइफ की सबसे बड़ी गलती, यस लेट मी टेल यू, स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये, अभी टाइम है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती। और कब? आफ्टर बिकमिंग एलिजिबल, आफ्टर बिकमिंग एलिजिबल फॉर एग्जाम। जब वो एलिजिबल हो जाता है तो उसके बाद पता है, जैसे मान लो वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई, वो खुद को क्या बोलेगा, सच बताना। ये सवाल वो है जो शायद आप एग्री करो नहीं करो मायने रखता है। वैकेंसी जब तक नहीं आई, आप इनडायरेक्टली खुद के मन को एक झूठा दिलासा देते हो। क्या दिलासा देते हो? अभी टाइम पड़ा है। अच्छा, वैकेंसी नोटिफाई, सीट नोटिफाई होगी, सीटें नोटिफाई होगी, अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, आप खुद को क्या दिलासा देते हो? टाइम पड़ा है। एडवर्टाइजमेंट आ गया, एग्जाम की डेट नोटिफाई नहीं हो रखी है, आप खुद को क्या दिलासा देते हो? टाइम पड़ा है। और आपको पता कब चलता है जब टाइम नहीं है? अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, ये आपको पता है कब चलता है? इस बात का आपको जानकारी मिलता है, कब जानकारी मिलता है? जब एग्जाम की डेट नोटिफाई हो जाती है। एग्जाम की डेट नोटिफाई हो जाती ना, आपको पता चल जाता है, ओहो 2 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है। तब आपके अंदर जो है पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है, फिर आप एक एक दिन के अंदर अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देते हो। यस, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देते हो। ये स्टूडेंट करता है। एग्री करते हो इस बात से? आप में से कितने कैंडिडेट इस बात से एग्री करते हैं, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद सच स्टेटमेंट? तो पता है क्या करना चाहिए हमको? मैं आता हूं, बस ये हम बाकी के सवाल वन बाय वन लेंगे। अभी मैं नेक्स्ट 2 से 3 दिन जो है आपके हर एक छोटे बड़े सवालों का आंसर है जो दूंगा, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें समय से पहले, इनफैक्ट अपनी जो भी आपका टाइम पीरियड उससे पहले, आप 2025 के लिए अगर जुडिशियल को तैयार करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम कि 2024 में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करो। 2024 में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करो, तब जाके 2025 में जब वैकेंसी आएगी तो आप उस समय एलिजिबल होंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज अगर आपने की ना, 1 साल पहले जिसने धनुष की कमान पे बाण चलाना सीख लिया, 1 साल पहले जिसने धनुष की कमान पे बाण लगाना, बाण चलाना सीख लिया, वो व्यक्ति अपने निशाने से कभी चूक नहीं सकता। चूकता कौन है? जो अकस्मात, अचानक, सडनली निशाना दिखा, फिर धनुष उठाया, फिर बाण चलाया, वो चूक जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है ना, इस केस में, यस अर्जुन नहीं, अभिमन्यु बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, हमें
प्री प्लान, याद रखना, इस वर्ड को नोट कर लो, हमें प्री प्लान है जो तरीके से खुद को प्रिपेयर जो करना पड़ेगा। देखो जहां आपका मन करे आप वहां से तैयारी करो। मैं पर्सनली आप लोगों से एक बात एश्योर करता हूं कि यूट्यूब हो या अनअकैडमी की फ्री क्लास जो भी हो, जैसे प्लस में पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जितना संभव हो सकेगा, पूरा तो संभव नहीं होगा, प्रैक्टिकल कहना चाहूंगा नहीं हो पाएगा, जितना संभव हो चाहे होगा यूट्यूब वगैरह पे करेंगे। आपका बाकी जहां मन जाए वहां जाके, जहां पर आपको सही लगे वहां ज्वाइन करो, लेकिन करना है तो टाइम पे करो। एक और सवाल का जवाब यहां पे देना चाहता हूं मैं, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग वाली स्टडी। क्या ये किसी का सवाल है क्या कि सर विच मेथड इज बेटर? क्या ये किसी का सवाल है? ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम बाकी के सवालों को कल डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप में से कई लोगों में डाउट है जो कवर करूंगा। फाइन, मैं जैसा पोल में देख पा रहा हूं लगभग 90% का ये डाउट है। देखो सवाल का आंसर बड़ा क्लियर है, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है और कोचिंग वाले स्टडी से भी हो सकता है, लेकिन कुछ शर्त है। सेल्फ स्टडी के साथ आपको चाहे तो यूट्यूब की अलग अलग वीडियो से, मल्टीपल ऑथर्स की अलग अलग बुक से, मल्टीपल ऑथर की अलग अलग बुक से, ठीक है, मल्टीपल सीनियर से, मल्टीपल सीनियर से, मल्टीपल सीनियर से आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। मैं अभी जो एग्जांपल आपको देने वाला हूं इसमें मैं खुद को बिल्कुल एक स्टूडेंट के एंगल से दिखाना चाहता हूं और स्टूडेंट के एंगल से ही समझिएगा। नंबर 1, देखो क्या होता है, ये जो टीचर नाम की प्रजाति होती है ना, ये टीचर कहां से बनती है? ये मतलब कब इनको जो है एक योगी कैंडिडेट समझा जा सकता है कि हाँ ये आप दूसरों को सिखा सकते हैं, जब ये ठोकरे खा खा के आगे आता है, ठोकरे खा खा के आगे आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन गया, सुनिएगा मेरी बात को, एक कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन गया, 2 साल तक उसने सिविल जज के रूप में अपनी सेवाएं दी, फिर वहां से उसने रिजाइन मार दिया और उसने अपना पहला बैच लॉन्च किया। पहले बैच की बराबरी एक ऐसा कैंडिडेट सेलेक्टेड जज अपना पहले बैच के अंदर उतनी परिपक्वता से नहीं पढ़ा पाएगा जितनी परिपक्वता से 2-3 बार फेल्ड होकर 2-3 बार का अनुभव लेने के बाद में एक कैंडिडेट अपने तीसरे चौथे या पहले बैच के अंदर पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि समय की ठोकरें क्या करती है, कई चीजों को सिखाती है। अब सपोज करो कि अगर 5 साल 6 साल 10 साल तक अलग अलग चीजों को पढ़ा, अलग अलग स्टूडेंट से माथा लड़ाया, इसको माथा लड़ाना ही बोलते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट पुराने बैच का कोई स्टूडेंट क्वेरी करता है तो नए वाले बच्चे को तो टीचर सीधा ही बता देता है, भाई देख ये भी तुम्हारी क्वेरी माइंड में आ रही होगी। ये फर्क होता है, ये वहां पे क्या होता है, फर्क होता है। तो जो गलतियां स्टूडेंट पहली बार करता है ना, वो गलतियां क्या करते हैं ये जो कोचिंग वाले होते हैं ना, यस कोचिंग वालास इंक्लूडिंग मी एज वेल एज, फिर से कहना चाहता हूं मैं इस क्लास में आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूं, तो प्लीज अलाउ मी फॉर दैट। ओके, मैं छुपा दूं इसको, मैं छुपा देता हूं बस। अब तो ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। तो अब क्या है, ये जो कोचिंग वाले होते हैं ये क्या होता है, एक थोड़ा सा इन्होंने अपने आप में एक एक्सपीरियंस ले रखा होता है। तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा है ना, इस वीडियो के तहत शायद ये मेरा प्रयास आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा कि मीडियम का एंगल क्या हमारे लिए प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, किस एंगल से हमें सोचना है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें आई थिंक एक प्रयास के तहत जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाई होगी। मैं यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 30 जनवरी 2024 से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक रेगुलर जुडिशरी का सेगमेंट स्टार्ट होगा लिंकिंग टीम की तरफ से। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो अभी आपको बहुत ही एक इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल प्राइसिंग जो है ऑफर कर रहा है अनअकैडमी के द्वारा, जैसे कि 12 मंथ के साथ 6 मंथ एक्स्ट्रा, यानी कि 18 मंथ जो है सिर्फ 53,000 आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। 18 मंथ के साथ में 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 24 मंथ आपको 60,000 में अवेलेबल हो रहा है, यानी कि 2500 से 3,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आप जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहता है तो लिंकिंग कोड के साथ इसको कनेक्ट कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट द ई एक्सेस ऑफ लिंकिंग स्टडी मटेरियल एज वेल एज बाय यूजिंग द लिंकिंग कोड। और अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो अपने लेवल पर उस एंगल को बहुत मजबूत बनाइए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहां पे जुडिशरी एग्जाम के और डाउट्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू।